वन वेलकम टू अचीवर्स स्टेशन। तो आज हम एक छोटा सा लेकिन बड़े काम का वीडियो बनाने वाले हैं। द कंपनीज एक्ट वेरी डिमांडिंग सेशन था। सो कंपनीज एक्ट पर ये बेसिकली ICAI की ऑथराइज्ड रिवीजन कैप्सूल है। इससे हम फटाफट से सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। दैट विल बी हेल्पफुल इन योर वेरियस एग्जामिनेशंस। ठीक, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक, सबसे पहले हम किसी भी एक्ट की अगर बात करते हैं, अगर हम किसी भी एक्ट की बात कर रहे हैं, चाहे वो कंपनीज एक्ट है, चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, चाहे वो कुछ भी है, उसका फर्स्ट जो सेक्शन है वो उसके बारे में होता है द टाइटल। ठीक है, द टाइटल एंड द एक्सटेंट, कि भाई उसका इस एक्ट का टाइटल क्या रहेगा और वो उसका एक्सटेंट, उसका एरिया, उसका स्कोप क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो उसका टाइटल है द कंपनीज एक्ट 2013, जो 2013 में ही आया था। एंड इसका एक्सटेंट है होल इंडिया। पहले क्या होता था कि होल इंडिया नहीं होता था, होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर होता था। बट आफ्टर 370 हटने के बाद ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड होता है। ठीक है, पूरे इंडिया में ये अप्लाई होता है। अब ये एप्लीकेबल है किस किस पर? हर तरह की कंपनी पर। कोई कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी हो, सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, कोई स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई गई कंपनी हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन द्वारा बनाई गई कोई कंपनी हो। एम्स लेट्स सी इट। कोई भी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कोई भी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के काम में लगी हुई है, कोई भी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई गई है, या कोई भी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन द्वारा बनाई गई है, हर एक तरह की कंपनी पर ये अप्लाई होता है। अब कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, कंपनी होती क्या है? ठीक है, बेसिकली आपने सुना होगा कंपनी है एक। ठीक है, कंपनी है, कंपनी क्या है? कोई भी कंपनी है, जैसे रिलायंस है। तो कंपनी, सबसे पहले बात तो हमको ये बताना चाहिए, कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। लेकिन इसमें अलग क्या है भाई? तो अगर हम इस एक्ट की डेफिनेशन को देखें, व्हाट इज कंपनी, जो डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी वो है जो इस एक्ट के अंडर या इससे पहले के किसी कंपनीज एक्ट के अंडर जो है वो इनकॉर्पोरेटेड की गई है। सब इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इस एक्ट ने किसको, 1956 कंपनीज एक्ट 1956 के एक्ट को रिप्लेस किया था। ठीक, तो इससे पहले और भी एक्ट्स बने थे। तो आज के टाइम में कंपनी क्या है? कंपनी वो कोई भी कंपनी है जो 2013 के एक्ट के अंडर या उससे पहले के किसी और एक्ट के अंडर एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक, इन अदर वर्ड्स एक और डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी। In other words, a company is an incorporated association which is an artificial person created by law having a separate legal entity with perpetual succession and a common seal। यही सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं? कि भाई ये तो सबसे पहले तो ये एक आर्टिफिशियल कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, पहली बात। सबको डिफाइन करूँगी, ये भी एक एक करके सुन लो पहले। ठीक, उसके बाद ये क्रिएटेड बाय लॉ है, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी। तीसरी, इसकी एक अलग से कॉमन सील होती है और इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। अब इन सब का मतलब क्या है? हम सबसे पहले आता है हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन। हम इसको पर्सन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका अपना एक सिग्नेचर होता है कि भाई इस पर कंपनी की स्टैंप है। ठीक है, जिसको हम कॉमन सील बोलते हैं, तो उसका सिग्नेचर माना जाता है। कंपनी का सिग्नेचर अलग होता है उसके मेंबर्स से। ठीक, ये किसी पर स्यू कर सकता है, मतलब किसी पर केस फाइल कर सकता है, एंड कैन बी स्यूड। कोई और इस पर केस फाइल कर सकता है। जब भी किसी इलीगल चीज़ के लिए या किसी फ्रॉड के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर केस फाइल होता है तो कंपनी पर होता है, ना कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर, है ना।
तो कंपनी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है, कंपनी के ऊपर कोई केस फाइल कर सकता है, कंपनी का अपना एक सिग्नेचर होता है, इसलिए इसको पर्सन कहा जाता है। लेकिन ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, ठीक है, इंसान द्वारा जन्मा नहीं है। आर्टिफिशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्रिएटेड बाय लॉ होती है, क्रिएटेड बाय लॉ, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी चीज़ थी सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि इसका इसके शेयर होल्डर्स से अलग है। जैसे आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा अकाउंट्स में कि प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है बिजनेस अलग है एंड बिजनेस मैन अलग है, इसलिए हम ड्राइंग को पैसा बिजनेस जाता हुआ दिखाते हैं और कैपिटल को बिजनेस में आता हुआ पैसा दिखाते हैं, ठीक। तो सेपरेट एंटिटी का मतलब है कंपनी का अपने मेंबर्स, अपने शेयर होल्डर्स, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अलग एक अस्तित्व है। तीसरा है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है इसके शेयर होल्डर चेंज हो, मरें, दिवालिया हो, पागल हो, कोई अपना शेयर बेच दे, अपना शेयर नहीं बेचे, कुछ भी हो जाए, कंपनी चलती रहेगी। कंपनी का एक अपना ही उत्तरदायित्व है, अपना ही उत्तराधिकार है, वो चलता रहेगा, ठीक। और एक कॉमन सील जिसको हम उसका सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है, एक स्टैम्प होती है बेसिकली हर कंपनी की, उसको हम कॉमन सील या उसका सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। Company means a company incorporated under this act or any other previous company law, ठीक। In other words, a company is an incorporated association which is an artificial person created by law having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal, ठीक है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एंड प्रीवियस लॉ, ठीक। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, सेपरेट एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है और कॉमन सील होती है। एक और बात, कंपनी की जो कैपिटल है, कंपनी की जो कैपिटल है वो छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है जिनको हम शेयर्स कहते हैं, ठीक है। और एक पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो हैं वो पब्लिक द्वारा खरीदे जाते हैं, प्राइवेट कंपनी के नहीं बेचे जाते, पब्लिक को आपस में प्राइवेट प्लेसमेंट होती है, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपनी बेसिकली, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, ठीक है। अब लिमिटेड में भी दो हो सकती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। अब देखो इसका मतलब क्या है। अगर हम लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करेंगे तो सपोज़ आप कोई शेयर होल्डर हो, ठीक है, आपको तीनों कंडीशन में मैं बता रही हूँ, ठीक। आप कोई शेयर होल्डर हो और किसी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो 100 रुपये वाले शेयर्स हैं, ठीक, और आपने 10 शेयर्स खरीदे, तो आपकी कंपनी के लिए लायबिलिटी कितनी बन गई? 10 शेयर्स के 100 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपये, ठीक है। तो अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वो आपसे सिर्फ 1,000 रुपये की डिमांड कर सकती है, और आप अगर 200 रुपये दे चुके हो तो अब सिर्फ 800 रुपये मांगने का हक रखती है। अगर आप 800 रुपये दे चुके हो तो 200 रुपये मांगने का हक रखती है, और आप उसको अगर पूरे 1,000 रुपये दे चुके हो तो कंपनी को कोई अधिकार नहीं है कि वो आपसे एक्सेस कुछ मांगे, ठीक है। तो लिमिटेड बाय शेयर में जो शेयर होल्डर है या जो मेंबर है उसकी लायबिलिटी सिर्फ शेयर, उसके द्वारा खरीदे गए शेयर्स के अमाउंट के बराबर होती है, ठीक। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। कोई एक इंसान जितने के शेयर उसने खरीद रखे हैं, सब अभी हम बताया था कि 1,000 रुपये के शेयर खरीद रखे हैं, तो इसमें से जो अनपेड अमाउंट होगा उतना ही लाइबल है वो इंसान चुकाने के, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम लिमिटेड बाय गारंटी की बात करते हैं तो लिमिटेड बाय गारंटी में 1,000 के अलावा उसको कुछ एक्सेस गारंटी देनी पड़ती है कि भाई मैं शेयर्स तो 1,000 के खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं 1,200 रुपये तक की गारंटी देता हूँ कि अगर कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझसे 1,200 रुपये तक मांग सकती है, तो वो आपसे 200 एक्सेस डिमांड कर सकते हैं, ठीक। Liability of its member limited by the memorandum to the such amount as the members may respectively undertake मतलब खुद से बोलना,
contribute to assets of the company in the event of its being wound up। जब भी उस कंपनी का वाइंडिंग अप किया जाएगा, जब भी वो कंपनी बंद होगी, तब जो ये गारंटी का अमाउंट है वो कंपनी आपसे मांग सकती है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स, शेयर्स के अमाउंट तक लायबल हो आप, और लिमिटेड बाय गारंटी, जितने की आपने गारंटी दी है उतना तक का लायबल हो। ठीक। अनलिमिटेड कंपनी, कोई लिमिट नहीं है। कंपनी को अगर ज़्यादा लॉस हुआ तो वो आपसे पैसे मांगेगी, कंपनी को लॉस नहीं हुआ तो आपसे मतलब उस लिमिट तक ही मांग सकती है जितना चल रहा है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी या कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो कंपनी आपसे, अगर भले ही आपने 1,000 के शेयर खरीदे हैं, वो आपसे 10,000 भी मांग सकती है। ठीक, दैट इज़ अनलिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के बेसिस पर वी हैव पब्लिक, प्राइवेट एंड ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। ठीक है। जब कंपनी बनती है ना, तो उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम एमओए बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक। इस कंपनी में नीचे कुछ लोगों के साइन होते हैं जिसको हम मेंबर्स बोलते हैं या सब्सक्राइबर्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये मेंबर्स जो हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 100। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। और ओपीसी में एटलीस्ट 1 पर्सन होना चाहिए और मैक्सिमम 200, क्योंकि ये भी एक फॉर्म होता है किसका, प्राइवेट कंपनी का। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये ओपीसी का कंसेप्ट जो है वो 2013 के एक्ट में ही आया है, उससे पहले ये कंसेप्ट नहीं था। उससे पहले सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट थे। ठीक। तो मेंबर्स के हिसाब से वी हैव ओपीसी, प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है। ओपीसी में मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ओनली 1% मेंबर होता है। ठीक। प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। जैसे अभी आपने सुना हो, बायजूस ने आकाश को एक्वायर किया है ना, आकाश इंस्टीट्यूट को, या मर्जर कर दिया, इस तरह से मान लो, लेकिन अभी एक्वायर वाली बात कर लेते हैं। तो बायजूस जो हो गई वो उसकी होल्डिंग कंपनी हो गई, आकाश जो हो गई वो उसकी सब्सिडरी कंपनी हो गई। ठीक। वो कंपनी जिसने किसी और कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स खरीद लिए हैं, तो वो खरीदने वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी, जिसके उसने खरीदे हैं वो सब्सिडरी कंपनी। और हो सकता है कि भाई ये जो बायजूस है, आपको पता हो, इसने 2021 में 8 कंपनियां एक्वायर की हैं। ठीक है। तो सपोज XYZ ABC ये सारी उसकी एक्वायर की हुई कंपनीज हैं। ठीक। तो जो बायजूस है वो होल्डिंग कंपनी है, जो ये सारी कंपनीज हैं वो सब्सिडरी कंपनी है, किसकी, बायजूस की। और इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये आपस में एसोसिएट कंपनीज कहलाएंगी। बायजूस इन सब की होल्डिंग कंपनी, ये सारी बायजूस की सब्सिडरी कंपनी, और ये आपस में कि एक्स का वाई से क्या, वाई का जेड से क्या, तो ये आपस में एसोसिएट कंपनीज हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, ये इसमें होती हैं आपकी लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। ठीक है। लिस्टेड वो जो सेबी के, जिसके शेयर्स जो हैं वो सेबी के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, और जिसके लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड कंपनी है। अदर कंपनीज में आपकी आ जाती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चला रही हो, चाहे दोनों मिलकर चला रही हो, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 51% या उससे ज़्यादा के शेयर्स किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में हो, वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। स्मॉल कंपनी के 2 कंडीशंस हैं। जो उसकी पेड अप कैपिटल है, ये सारी कैपिटल्स के बारे में अभी पढ़ेंगे जब, जो उसकी पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से कम होनी चाहिए, और या फिर उसका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से कम होना चाहिए।
अगर 2 करोड़ उससे ज़्यादा है तो उसको हम स्मॉल कंपनी नहीं लार्ज कंपनी बोलेंगे, और पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा तो वो लार्ज कंपनी कैटेगरी में आ जाएगी। एक्चुअली स्मॉल कंपनीज का जो डिफ़ाइन है, मेन डिफ़ाइन, वो सेक्शन 8 में दिया हुआ है, इसलिए हम इनको सेक्शन 8 कंपनीज भी बोलते हैं। ठीक, ओके, आगे। फॉरेन कंपनी, जिसका हेड ऑफिस जो है वो इंडिया में नहीं है, वो फॉरेन कंपनी। चैरिटेबल पर्पस से बनी है तो चैरिटेबल कंपनी। ठीक है। डोरमेंट कंपनी, जो अभी नहीं है, जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई जा रही है, वो डोरमेंट कंपनी। निधि कंपनीज, जो आपने चिट फंड्स सुने होंगे, चिट फंड्स, ठीक है, चिट फंड्स से रिलेटेड जो कंपनीज बनाई जाती हैं वो आपकी निधि कंपनीज होती है। छोटी छोटी सेविंग्स को बचाने के लिए निधि कंपनीज बनाई जाती हैं। सो व्हाट वी डिड, व्हाट इज कंपनी? लायबिलिटी के हिसाब से लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। मेंबर्स के हिसाब से पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी। कंट्रोल के हिसाब से होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। और एक्सेस टू कैपिटल के हिसाब से लिस्टेड, अनलिस्टेड। साइज़ के हिसाब से आपकी स्मॉल और लार्ज होती है। अदर कंपनीज में आ गई गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, चैरिटेबल कंपनीज, डोरमेंट कंपनीज एंड निधि कंपनीज। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो, अब बात आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। अभी हमने बात की थी MOA। जब भी कंपनी बनती है, कंपनी का रजिस्ट्रार के पास जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तो उसको 2 मेन डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, एक है MOA और एक है AOA। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें भी सबसे मेन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो होता क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी की लिमिट होती है कि इस लिमिट या इस एरिया या इस स्कोप के बाहर कंपनी काम नहीं कर सकती। ठीक है। और AOA क्या होता है, ये MOA है, इसका लिमिट। ठीक है। और AOA क्या होता है, कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चलेगा, कंपनी इंटरनली किन रूल्स पर काम करेगी, किन पॉलिसीज़ पर काम करेगी, किस विज़न पर काम करेगी, ये उसका AOA है। तो MOA जो है वो मेन होता है, इसके क्राइटेरिया के बेस पर AOA को बनाया जाता है। MOA में चेंज करना बहुत इजी नहीं होता। ठीक है। AOA में चेंज करना इजी होता है क्योंकि ये तो अपना ही है कि भाई चलो ठीक है, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, एम चेंज कर देते हैं, अब हिसाब से काम करेंगे। तो AOA में चेंज करना तो ईजी है, MOA में चेंज करना ईजी नहीं है। MOA का वाइड स्कोप है, AOA का छोटा स्कोप है। MOA मेन डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर AOA बनाया जाता है। जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो MOA को सबमिट करना इस कंपलसरी, AOA को बाद में भी बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये डिफरेंस भी आपने ध्यान रखना है। अब जब अगर MOA की बात करते हैं तो उसमें 6 क्लॉज होते हैं। जैसे हम फॉर्म नहीं भरते, फॉर्म में 6 पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही MOA के भी 6 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है नेम क्लॉज, इसमें कंपनी का नाम आता है। अब कंपनी का नाम जो है वो रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी होती है। परमिशन क्यों लेनी होती है? कि भाई वो किसी और कंपनी से मैच ना कर रहा हो, किसी का ट्रेडमार्क ना हो, किसी का कॉपीराइट ना हो। ठीक है। या कुछ भ्रमित करने वाला ना हो, कुछ मिस प्रेजेंट नहीं कर रहा हो। तो नेम क्लॉज, रजिस्ट्रार से परमिशन लेकर नेम डिसाइड होता है और उसमें नेम आता है। अगर हमें नेम क्लॉज में चेंज करना है तो हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। ठीक है। हमें अगर नेम क्लॉज में चेंज करना है तो हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। देखो 2 तरह की रिजोल्यूशंस होते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन एंड जनरल रिजोल्यूशन। जनरल में बेसिकली 50% से ज़्यादा के वोट चाहिए, और स्पेशल रिजोल्यूशन में एटलीस्ट 3/4 मतलब 75% वोट्स चाहिए। तो अगर शेयर होल्डर्स जो हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, उनमें से अगर 75% या उससे ज़्यादा रेडी हैं, प्लस हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाती है, तो हम अपने नेम क्लॉज में चेंज कर सकते हैं। नहीं मिलता तो ये पॉसिबल नहीं है। और नेम क्लॉज में चेंज करने के बाद हमको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मिलता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, डोमिसाइल क्लॉज। डोमिसाइल क्लॉज बेसिकली आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी बोलते हैं इसको।
रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसमें आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस लिखा होता है, मतलब आपका हेड ऑफिस कहाँ होगा, ठीक। और अल्टरेशन के लिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूरी है, ठीक है। वो भी कब, जब किसी और स्टेट में जा रहे हो, सेम स्टेट में जा रहे हो तो अप्रूवल ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ जनरल रिजोल्यूशन से इसको लेके जा सकते हैं कहीं और, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज बेसिकली इसका लिमिट डिसाइड करता है कि कंपनी किस ऑब्जेक्ट्स पर काम कर रही है। कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स फॉर विच कंपनी इज फॉर्म्ड, इनेबल शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड द डीलिंग विद द कंपनीज टू नो द स्कोप। ये जो लोग कंपनी के साथ में डील करने वाले हैं उनको बताती है कि कंपनी किस लिमिट तक जा सकती है, ठीक। अब इसमें अगर अल्टरेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है, पब्लिश करना होता है न्यूज़पेपर में, और एग्जिट अपॉर्चुनिटी हमें शेयर होल्डर्स को बतानी होती है। इन केस ऑफ कंपनी विच रेज मनी थ्रू प्रोस्पेक्टस मनी इन अनलिस्टेड। देखो, अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है और उसने प्रोस्पेक्टस के बेस पर मनी ली है, प्रोस्पेक्ट कि भाई शेयर जो है वो पब्लिक को इशू किए हैं और वो अनलिस्टेड कंपनी है, तो उसे शेयर होल्डर्स से भी परमिशन लेनी होगी। तो इसके लिए हमें करना क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में अल्टरेशन करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना पड़ेगा, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो शेयर होल्डर्स से भी परमिशन लेनी होगी, ठीक। नेक्स्ट क्लॉज आता है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना, लिमिटेड बाय लायबिलिटी। लायबिलिटी कौन सी होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, लिमिटेड बाय गारंटी होगी, या लिमिटेड बाय या अनलिमिटेड होगी, या कैसी कंपनी होगी। कंपनी का जो लायबिलिटी और जो कैपिटल है वो किस तरह रेज होगा ये बताना है लायबिलिटी क्लॉज में या कैपिटल क्लॉज में। इसमें अल्टरेशन करने के लिए, in the case of limited by guarantee and not having share capital, intending to give any person a right to participate in divisible profit otherwise than as member shall be void। इसका मतलब अगर हमें लायबिलिटी क्लॉज में चेंज करना है तो हमें, नॉर्मली तो कैसे भी हो जाता है, लेकिन अगर लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है और उसमें शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक, तो वो किसी भी पर्सन को पार्टिसिपेट और करने का परमिशन दे सकती है, किस में, प्रॉफिट्स में, अदरवाइज वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अब जैसे पूरा फॉर्म हम भर देते हैं ना, उसके बाद नीचे लिखा होता है आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट वगैरह वगैरह वगैरह, उसके बाद नीचे सिग्नेचर होता है। इसमें यही है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में यही है, साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर टू एमओए। हमारे जो पर 5 क्लॉज थे, नेम क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। नेम, ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल, ठीक। और लास्ट में जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे इस पर साइन करेंगे। अगर प्राइवेट कंपनी है तो एटलीस्ट 2 चाहिए, पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 7 चाहिए, और ओपीसी है तो हमें 1 सब्सक्राइबर चाहिए ही चाहिए, ठीक। अब देखो, एओए की अगर बात करें तो इसमें रेगुलेशंस होती हैं मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज के लिए, ठीक है। ओके, सो सेकंड मेजर टॉपिक इज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। तो सबसे पहले आप ये समझो कि व्हाट इज शेयर्स, व्हाट इज शेयर। कंपनी की जो कैपिटल होती है, कंपनी में जो पैसा लग रहा है और जो उसकी कैपिटल है, पूंजी है, वो छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड होती है जिनको हम शेयर्स कहते हैं, ठीक है। कंपनी इन शेयर्स का यूज़ करती है फंड रेज करने के लिए पब्लिक से, अगर वो पब्लिक कंपनी है। तो सपोज अगर कंपनी की जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है, और वो 100 रुपये वाले 1000 शेयर्स में डिवाइडेड है, तो चाहे एक जना ये 1000 शेयर खरीद ले, चाहे 1000 लोग 1 1 शेयर खरीदें, चाहे 500 लोग 2 2 शेयर्स खरीदें, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कंपनी को 1000 शेयर्स बेचने हैं 100 100 रुपये के हिसाब से, और उसको 1 लाख रुपए रेस कर रहे हैं फंड्स अपनी कंपनी के लिए, ठीक। तो अब ये शेयर्स जो होते हैं, शेयर्स 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक। इक्विटी शेयर्स को हम हिंदी में बोलते हैं समता अंश,
और प्रेफरेंस को बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। ठीक, अब पूर्वाधिकार या प्रेफरेंस, इसको पूर्व प्लस अधिकार से भी ध्यान रख सकते हैं, या फिर प्रेफरेंस मिलती है इन लोगों को जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं। अब वो क्या प्रेफरेंस मिलती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो प्रेफरेंस मिलती हैं। जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, लाभांश हिंदी में जिसे हम कहते हैं लाभ का अंश। ठीक, उसके अलावा जब कंपनी वाइंड अप होगी तो उस टाइम पर जब कैपिटल वापस की जाएगी, पैसा वापस किया जाएगा, तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को वापस किया जाएगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा वो भी फिक्स नहीं है, क्योंकि पैसा बचेगा तब इक्विटी वालों के पास जाएगा। लेकिन अगर कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वापस दिया जाएगा पहले उनका पैसा, और डिविडेंड भी पहले उनको मिलेगा। अब इक्विटी शेयर क्या है, इक्विटी शेयर वो हैं बेचारे जिनके पास कोई प्रेफरेंस नहीं है। इक्विटी शेयर्स वो जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, या इक्विटी शेयर्स वो जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं खरीदते। ठीक, अब आप सोचोगे कि ये लोग क्यों लेंगे भाई इक्विटी शेयर्स, तो बेसिकली बात ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड रेट होता है वो फिक्स होता है कि 10% मिलेगा, 5 मिलेगा, 20 मिलेगा, कितना मिलेगा, बचा हुआ सारा प्रॉफिट इनका। ठीक है, सेकंड, इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, ये रिस्क बियर करते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, मतलब जब डिसीजन लिया जाएगा तो इनका वोट लिया जाएगा। ठीक, और ये बचे हुए पूरे प्रॉफिट के मालिक होते हैं। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को रियल ओनर ऑफ द कंपनी कहा जाता है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के भी कुछ टाइप होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड पे आउट, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी। अगर हम डिविडेंड पे आउट की बात करें तो कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी। कम्युलेटिव क्या है, सपोज आप एक शेयर होल्डर हो जिसने किसी कंपनी के 10 प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रखे हैं और वो हैं 100 रुपये वाले, और उस पर डिविडेंड रेट है 10%। तो अगर जनवरी के महीने में आपका 1,000 का, ये 1,000 रुपये हो गए ना, 10 शेयर 100 रुपये वाले, 1,000 का 10% बनता है 100 रुपये, लेकिन कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं था तो वो आपको 70 रुपये ही दे पाई। तो अगर फिर जब फैब की बारी आई तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो इस महीने भी आपके 100 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके शेयर कम्युलेटिव हैं तो ये 30 रुपये भी आपके होंगे और इस बार 130 रुपये मिलेंगे। ठीक, अगर आपके शेयर्स नॉन कम्युलेटिव हैं तो ये 30 यहीं ख़त्म, 70 तो 70 ही मिलेंगे, फिर आपको 100 रुपये ही मिलेंगे। तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में जो बचा हुआ या जो एरियर है या जो अनपेड डिविडेंड है वो आगे के लिए जमा हो जाता है, और नॉन कम्युलेटिव में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब आई बात पार्टिसिपेटरी की। पार्टिसिपेटरी में क्या है कि भाई सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिला, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिला, फिर भी अगर कुछ बच जाता है, अगर कुछ बैलेंस रहता है तो उसमें से भी इनको पार्टिसिपेशन का अधिकार है, मतलब बैलेंस प्रॉफिट में भी इनको डिविडेंड पाने का अधिकार है, और जिनको ऐसा अधिकार नहीं है वो नॉन पार्टिसिपेटरी। ठीक, कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, जिन प्रेफरेंस शेयर्स को ये राइट होता है कि वो कुछ टाइम बाद, लाइक 10 साल बाद, 12 साल बाद अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा ले, उसकी मर्जी है, तो वो कन्वर्टेबल। और जिसको ऐसा कोई राइट नहीं है, अगर प्रेफरेंस लिए तो प्रेफरेंस में ही रहना पड़ेगा, वो नॉन कन्वर्टेबल। रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल वो जिनका पैसा एक टाइम के बाद कंपनी वापस दे देती है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद। और इररिडीमेबल वो जिनका पैसा कंपनी जब तक चल रही है तब तक वापस नहीं मिलेगा। और इन प्रेजेंट टाइम रिडीमेबल ही आप दे सकते हो, और रिडीमेबल मैक्सिमम 20 साल के लिए होते हैं। इररिडीमेबल इशू करना अब अलाउड नहीं है। इट इज़ नॉट अलाउड टू इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, या इररिडीमेबल डिवेंचर्स भी अब अलाउड नहीं है, लेकिन वो आगे बात करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक,
तो ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड पे आउट कम्युलेटिव, जिनका अगर पैसा नहीं मिला है डिविडेंड का तो वो आगे के लिए जमा हो जाएगा, और जिनका जमा नहीं होगा वो नॉन कम्युलेटिव। पार्टिसिपेटरी, जिनको बचे हुए प्रॉफिट में से भी पार्ट लेने का अधिकार है और जिनको ऐसा कोई अधिकार नहीं है वो नॉन पार्टिसिपेटरी। कन्वर्टेबल, जिनको अगर लग रहा है कि इक्विटी शेयर में ज़्यादा फायदा है तो इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जिनको ऐसा कोई राइट नहीं है वो नॉन कन्वर्टेबल। रिडीमेबल, जिनका पैसा कुछ टाइम बाद वापस मिल जाएगा, और इरिडीमेबल, जिनका पैसा नहीं मिलेगा कभी जब तक कंपनी चल रही है। ओके, इसके अलावा आपको कंपनी के शेयर कैपिटल के टाइप्स भी पता होने चाहिए। तो देखो, एमओए में हमने एक क्लॉज पढ़ा था, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में हर कंपनी को अपनी कैपिटल लिखनी पड़ती है कि कंपनी में कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तब जब जो कैपिटल वहाँ लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं एंड रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक, इससे ज़्यादा के शेयर्स सपोज 1 करोड़ रुपए वहाँ पे लिखा है, तो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती। दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर्स अ कंपनी कैन इशू। ठीक, और ये रजिस्टर्ड होती है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर लिखी जाती है, इसलिए रजिस्टर्ड भी बोलते हैं। ठीक, अब हो सकता है कि कंपनी नई नई शुरू हुई है, उसको पूरे 1 करोड़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो वो पूरे 1 करोड़ के शेयर्स इशू ना करके कुछ के शेयर इशू करे, कुछ के बाद में करे। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने जनता को इशू किया है उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल, और जो अभी इशू नहीं किया गया है बाद में इशू होगा वो होता है अनइशूड कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने जनता को इनवाइट किया है खरीदने के लिए वो होता है इशूड, और जो अभी इनवाइट नहीं किया, अभी बेचना नहीं चाह रही है, वो अनइशूड। ठीक, अब कंपनी तो बेचना चाह रही है लेकिन जनता भी तो खरीदने को रेडी होनी चाहिए, तो इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो जनता खरीदने को रेडी है और उसने खरीदने के लिए एप्लीकेशन दी है उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जो नहीं, मतलब सपोज 1,000 शेयर इशू किए थे, जनता ने सिर्फ 500 के लिए ही अप्लाई किया कि हमें 500 शेयर ही खरीदने हैं, तो वो सब्सक्राइब्ड, और बचे हुए 500 अनसब्सक्राइब्ड। ठीक है, अब जो कंपनी है वो क्या करती है, 500 शेयर्स अगर सपोज 100 रुपये वाले हैं तो वो 100 रुपये इकट्ठे नहीं मंगाती, वो है ना इंस्टॉलमेंट में मंगाती है, जिसको हम कॉल्स बोलते हैं। ठीक, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने मांग लिया है उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप, और जो जनता ने जो कंपनी ने अभी तक मांगा नहीं है, अभी जनता से मांगना बाकी है, मतलब आगे की कॉल्स करना बाकी है या अभी इंस्टॉलमेंट मांगनी बाकी है, उसको हम बोलते हैं अनकॉल्ड। ठीक है, इतना। अब आगे बढ़ते हैं। तो रजिस्टर्ड कैपिटल वो जिस कैपिटल के साथ में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका वो पार्ट जो जनता को बेचने चाह रही है वो इशूड, और इशूड का वो पार्ट जो जनता खरीदने को रेडी है वो सब्सक्राइब्ड, और सब्सक्राइब्ड का वो पार्ट जो कंपनी ने जितने की इंस्टॉलमेंट उससे मांग ली है वो कॉल्ड अप। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड। कॉल्ड अप, अब हमने तो मांग लिया लेकिन हो सकता है जनता में से कुछ ऐसे लोग हो जो नालायक हो, जो पैसे दे रहे नहीं हैं, तो वो पैसा जो हमें मिल गया है उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल, और जो हमें नहीं मिला है उसे बोलते हैं अनपेड। इसको एग्जाम्पल के तौर पर करेंगे, अभी रुक जाओ। अनपेड को हम कॉल्स इन एरियर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और अनकॉल्ड वो जो अभी तक हमने जनता से मांगा नहीं है, लेकिन
हो सकता है कि कुछ इस हमें पास इतना पैसा आ गया हो कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है पैसों की, तो हम अनकॉल्ड कैपिटल का कुछ पार्ट जनता को बोलते हैं कि चलो हम तुमसे मांग रहे नहीं हैं, जब कंपनी बंद होने वाली होगी या बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा तब हम उससे मांगेंगे, तब हम तुमसे मांगेंगे। उसको हम बोलते हैं रिजर्व्ड कैपिटल। रिजर्व्ड कैपिटल, ठीक है। तो इन सबको एक एग्जाम्पल के तौर पर कर लेते हैं। देखो, हो सकता है, चलो मान लेते हैं कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है 1 करोड़ के साथ, एमओए के कैपिटल क्लॉज में 1 करोड़ लिखा है, तो ये उसकी होगी रजिस्टर्ड कैपिटल। अब इसमें से 50 लाख के शेयर्स जनता, कंपनी ने बोला जनता को कि आप हमारे इतने रुपए के शेयर्स खरीद लो, ठीक है। ये हो गई उसकी इशूड कैपिटल, ठीक है। अब इसमें से जनता 40 लाख के लिए खरीदने को ही रेडी है। जनता से जो एप्लीकेशन आई है वो 40 लाख रुपए की आई हैं, तो ये हो गई उसकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब इस 40 लाख में से सपोज हम मान लेते हैं कि ये 40 लाख जो हैं वो डिवाइडेड हैं 100 रुपये वाले 40,000 शेयर्स में, ठीक है। 100 रुपये वाले 40,000 शेयर्स में। अब 100 रुपये ना मांगकर कंपनी ने अभी तक सिर्फ 60 रुपये ही मांगे हैं, तो 60 × 40,000 ये हो गई कॉल्ड अप, ठीक। और 60 में जो 40 रुपये हो गया ये हो गई अनकॉल्ड, है ना। देखो, 60 रुपये 40,000 शेयर्स के हिसाब से कॉल्ड अप, और 40 रुपये 40,000 शेयर्स के ये अनकॉल्ड, है ना। अब 60 रुपये, लेकिन हो सकता है 100 शेयर किसी एक इंसान के पास थे, उसने हमें पैसे नहीं दिए, तो ये जो उसने पैसे नहीं दिए वो हो जाएगा अनपेड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कॉल्स इन एरियर्स। और बचा हुआ सारा पैसा हो जाएगा, मतलब 60 रुपये के 100 शेयर्स अगर हम कम कर दें तो 39,900 शेयर्स का पेड अप। अब ये 40 रुपये अभी तक हमने मांगे नहीं हैं, इसमें से हम जनता को अगर बोल दें कि 20 रुपये हम आप लोगों से मांगेंगे भी नहीं, हम तब मांगेंगे जब कंपनी बंद होने वाली हो या कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो ये हो जाएगी रिजर्व कैपिटल। और जो बचे हुए 20 हैं जो अभी हम जनता से मांगेंगे, ठीक है, ये तो हम अभी मांगेंगे ही नहीं, अब 20 वो जो हम मांगेंगे वो हो जाएगी अनकॉल्ड, जो अभी हमने कॉल ही नहीं की है, ठीक। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एज वेल। ओके, तो शेयर्स का मेजर यही था। आगे बढ़ते हैं, डिबेंचर्स की बात करते हैं। जैसे कि हमने बात की कि कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकती। जैसे 1 करोड़ है तो इससे ज़्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकती, तो कंपनी जब 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा चाहिए तो वो क्या करेगी, उसको एमओए में चेंज करना पड़ेगा। अब एमओए में चेंज करने के लिए तो बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ है भाई, तो उन फॉर्मेलिटीज़ से बचने के लिए कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स बेसिकली एक लोन पेपर होता है जो कंपनी जनता को इशू करती है, जनता पैसे देती है और उन पैसों को एज अ लोन ट्रीट किया जाता है उस कंपनी के लिए पब्लिक से, ठीक। तो ऑन द बेस ये डिबेंचर्स भी बहुत अलग तरह के होते हैं, ठीक। रिडीमेबिलिटी वही है, रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल जो हमने प्रेफरेंस शेयर में था वही है। एक टाइम के बाद पैसा मिल जाएगा वो रिडीमेबल, जब तक कंपनी चलेगी तब तक नहीं मिलेगा इरिडीमेबल। लेकिन डिबेंचर्स जो है वो मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए इशू किए जा सकते हैं। कन्वर्टेबिलिटी, एक टाइम के बाद कन्वर्ट करना अलाउड है तो कन्वर्टेबल, नहीं है तो नॉन कन्वर्टेबल। अगर उसके पीछे सिक्योरिटी रखी गई है तो सिक्योर्ड, नहीं रखी गई है तो अनसिक्योर्ड, ठीक। शेयर्स और डिबेंचर्स में भी डिफरेंस आप देख लीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर में भी डिफरेंस देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मीटिंग्स की, ठीक। कंपनी की 2 तरह की मीटिंग्स होती है, एजीएम और ईजीएम,
ठीक। एजीएम जो है वो हर साल होती है, हर साल, और इनके बीच का गैप 15 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, कि हर 15 मंथ में एटलीस्ट एक बार एक एजीएम होनी ही चाहिए। और एक ईजीएम जो स्पेशल पर्पस के लिए बुलाई जाती है, बीच में, महीने के बीच में स्पेशल पर्पस के लिए बुलाई जाती है, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता इसका। ठीक। देखो, जो एजीएम होती है, जब कंपनी बन रही है तो पहली एजीएम कब होती है? फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जब पहला फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है उसके 9 महीने के अंदर अंदर पहली एजीएम होनी ही चाहिए। ठीक। और आगे की जो एजीएम्स हैं वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के एटलीस्ट 6 महीने के अंदर अंदर होनी ही चाहिए। ठीक। और ईजीएम की अगर बात, ये मैक्सिमम ड्यूरेशन बिटवीन टू एजीएम्स 15 महीने होता है मैक्सिमम, लेकिन बहुत कोई स्पेशल रीज़न हो, बहुत दिक्कत आ गई हो तो 3 महीने और एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम 18 मंथ्स। एजीएम की जो डेट है, बस कोई भी डेट हो सकती है, बस नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए उस दिन। ओके ओके ओके, नेक्स्ट, ये सब चीज़ें ज़्यादा देख लीजिएगा एक बार। रिजोल्यूशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई रिजोल्यूशंस क्या होते हैं, दो होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल। ऑर्डिनरी में जहाँ पर मोर देन 50% लोग एग्री हैं तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, पास हो जाएगी वो परमिशन। और अगर 75% एटलीस्ट हमें वोट्स चाहिए तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा, तो 75% वोट्स एटलीस्ट चाहिए होंगे। ठीक। नंबर ऑफ मेंबर्स को किसी भी कंपनी में, जो नंबर ऑफ मेंबर है उसको हम कोरम बोलते हैं। ठीक। अगर मेंबर्स की संख्या 1000 से ज़्यादा है तो एटलीस्ट 5 मेंबर्स वहाँ पर होने चाहिए मीटिंग स्टार्ट होने के लिए। मीटिंग स्टार्ट होने के लिए जो नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड है उनको हम कोरम बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि टोटल मेंबर्स कितने हैं। ठीक है। तो अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के अगर टोटल मेंबर 1000 से कम है तो एटलीस्ट 5 मेंबर चाहिए। 1000 से 5000 के बीच में है तो 15 मेंबर चाहिए। 5000 से ज़्यादा है तो एटलीस्ट 30 मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, तभी मीटिंग होगी, वरना मीटिंग नहीं होगी। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो एटलीस्ट 2 मेंबर वहाँ पर होने चाहिए, 2 मेंबर्स का कोरम होना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज चुकी हूँ। ठीक है, वहाँ पर आपको फाइल्स में मिल जाएगी। बट आई होप आज का सेशन समझ में आया होगा एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय, टेक केयर।